Hello dear students, welcome to the GDC Live. This is the third part important question series of the विटामिन बायोकेमिस्ट्री में हमने 2 पार्ट ऑलरेडी रिलीज कर दिए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन पे जाके एक बार उनको अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। In this third part video we will discuss the some important questions of the विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हमने B1, B2, B3, B5 तक के हमने मेनली बात किया था। B6 से फर्दर एज वेल एज विटामिन सी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव pyridoxal phosphate is a coenzyme for the reaction except means pyridoxal phosphate किस किस में कोएंजाइम का रोल प्ले करता है और किस में नहीं करता है, एक्सेप्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो पहली चीज तो मैं ये रिकॉल आपको कर दूं, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट हमारा जो कोएंजाइम होता है वो विटामिन B6 का होता है, बिकॉज B6 हमारा पायरिडॉक्सिन के 3 फॉर्म होते हैं, पायरिडॉक्सल, पायरिडॉक्सिन एंड पायरिडॉक्सामिन। तो उन्हीं में से जो हमारा इसका मेन कोएंजाइम होता है दैट इज द पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। पायरिडॉक्सल फॉस्फेट का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन, डीएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन, ट्रांससल्फोरेशन। ये सारे जितने भी प्रोसेस होती हैं ये कैरिड आउट करते हैं कौन? पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। वाइल अगर हम बात करें इसमें लास्ट ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन में ट्रांसएमिनेशन यस, डीएमिनेशन करेक्ट, डीकार्बोक्सिलेशन बिल्कुल करते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस हमारी कैटालाइज्ड होती हैं बाय द एफएमएन, एफएडी, एनएडी, ये जितने भी हमारे हैं ये कराते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज द डी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को पायरिडॉक्सल फॉस्फेट कैरिड आउट नहीं करता है। तो आइए क्विक रिवीजन में लेते हैं, विटामिन B6 के बारे में बात करते हैं। विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन के 3 हमारे फॉर्म होते हैं जिसको हम विटामर्स बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सोल एंड पायरिडॉक्सामेन। ये डिपेंड करता है, अगर हमारा अल्कोहल ग्रुप है देन पायरिडॉक्सिन, अगर वहां पे हमारा एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है तो पायरिडॉक्सल, एंड अगर वहां पे हमारा एमीन ग्रुप जुड़ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? पायरिडॉक्सामेन। आप यहां लास्ट में स्ट्रक्चर पे ध्यान दे सकते हैं, हियर इज द अल्कोहल पायरिडॉक्सिन, एल्डिहाइड पायरिडॉक्सल एंड हियर एमीन ग्रुप दैट इज द पायरिडॉक्सामेन। तो इसके बेसिस पे ये 3 हमारे विटामिन B6 के विटामिन्स होते हैं। अब अगर हम बात करें इनका जो कोएंजाइम होता है वो कोएंजाइम हमारा होता है PLP, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। पायरिडॉक्सल फॉस्फेट हमारा मेजर कोएंजाइम होता है विटामिन B6 का, और इनका जो मेजर फंक्शन होता है वो क्या होता है? ट्रांसएमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, डीएमिनेशन, ट्रांससल्फोरेशन, कंडेंसेशन, ये सारी रिएक्शंस पायरिडॉक्सल फॉस्फेट कैरिड आउट कराता है। सो इसलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहां पे आप ध्यान दीजिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, कार्बोक्सिलेशन, ये रिएक्शंस इसमें नहीं आती हैं, ये नहीं कंडक्ट कराता है, उसके लिए अदर हमारे कोएंजाइम रोल प्ले करते हैं। सो हियर राइट ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को पायरिडॉक्सल फॉस्फेट कैरिड आउट नहीं कराता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, all of the following enzyme require biotin as a coenzyme except, ऑप्शंस देखिए आप, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, एसिटाइल कोएंजाइम A कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। पहली चीज तो आप ध्यान दीजिए, बायोटिन यानी हम बोलते हैं जिसको विटामिन B7, पहले इसका नाम था विटामिन H, विटामिन B7, विटामिन H यानी बायोटिन। इसका जो हमारा मेजर कोएंजाइम होता है उसको हम बोलते हैं बायोसिटिन, और इसका जो बायोसिटिन का मेजर रोल होता है वो होता है act as a carrier protein for the कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरियर प्रोटीन काम करता है, एज वेल एज जहां भी हमारा कोएंजाइम A एक्टिवेट होता है या फंक्शन रोल प्ले करता है वहां पे हमारा बायोटिन रोल प्ले करता है। तो अगर हम बात करें जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन मतलब कार्बोक्सिलेशन होना है वहां पे हमारा बायोटिन रोल प्ले करेगा। ऑप्शन में आप देखिए, कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, यस दिस इज प्रोसेस कैरिड आउट कहां पे होती है? ये हमारी होती है जब यूरिया साइकिल होती है, तो यूरिया साइकिल में कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम हमारा यूज होता है और यहां पे कार्बोक्सिलेशन होता है, यस इसमें रोल प्ले करेगा। एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज, बिल्कुल जब एसिटाइल को ए में कार्बोक्सिलेशन होता है तो वहां पे भी रोल प्ले करता है। पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, यस यहां पे भी रोल प्ले करेगा। लेकिन फोर्थ स्टेप आप ऑप्शन देखिए तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, जी नहीं, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज यहां पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की बात हो गई, तो ये हमारा बायोसिटिन यानी बायोटिन कंप्लीट नहीं कराता है। सो हियर राइट ऑप्शन विल बी द डी, दैट इज द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगर इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं बायोटिन के बारे में। तो बायोटिन इज विटामिन B7, और विटामिन B7 में जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे मेजरली दो रिंग प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज द इमिडाजोल एंड सेकंड इज द थायोफिन रिंग। आप देखिए ये रिंग, आप देखिए यहां से अपर पोर्शन, दिस इज द इमिडाजोल रिंग, व्हाइल इफ यू टॉक अबाउट दिस लोअर रिंग, दिस इज द थियोफिन रिंग। तो इमिडाजोल और थियोफिन रिंग होती है, और साथ में हमारा वेलेरिक एसिड की साइड चेन हो रही है। तो वेलेरिक एसिड की साइड चेन मतलब ये तीनों चीजें, मतलब इमिडाजोल, थियोफिन और वेलेरिक एसिड साइड चेन जब कंबाइंड जुड़ती हैं तो हमारा क्या बनता है, बायोटिन बनता है। और बायोटिन को हम क्या बोलते हैं, विटामिन H बोलते हैं, या एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर भी इसको बोला जाता है। इसका जो कोएंजाइम होता है बायोसिटिन होता है, और वो क्या कराता है, कार्बोक्सिलेशन में हेल्प करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोक्सिलेशन कराते हैं। बायोसिटिन की अगर बात करें, बायोटिन की बात करें, तो मेनली हमारा बायोटिन सिंथेसाइज हमारे बॉडी में हो जाता है, बाय द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया द्वारा सिंथेसाइज्ड हो जाता है। और इसकी डिफिशियंसी से एलोपेसिया, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, एलोपेसिया इज द डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन B7, यानी विटामिन H यानी बायोटिन। आप कोई भी नाम पे याद कर सकते हो, लेकिन याद होना चाहिए। अगर हम बात करें क्या क्या स्टेप्स हमारे बायोटिन को एंजाइम कंडक्ट कराता है, तो पहला आप ध्यान दीजिए, कन्वर्जन ऑफ एसिटाइल CoA इनटू मेलोनिल CoA। जब हम एसिटाइल कार्बोक्सिलेशन होता है वहां पे। नेक्स्ट पाइरुवेट इनटू ऑक्सैलोएसिटेट, जब हमारा पाइरुवेट ऑक्सैलोएसिटेट के साथ कन्वर्जन होके बनता है, तो यहाँ पे भी पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम लगता है। ये प्रोसेस हमारा कहाँ होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस में होता है। एज वेल एज कन्वर्जन ऑफ प्रोपियोनिल CoA इनटू डी मिथाइल मेलोनिल CoA, और यहाँ पे एंजाइम हमारा लगता है प्रोपियोनिल CoA कार्बोक्सिलेज। मतलब आपको एक सिंपल याद रखना है, जहां भी CoA एंजाइम यूज हो रहा है और कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, वहां पे हमारा बायोटिन रोल प्ले करेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फॉलिक एसिड और फोलेट कंसिस्ट ऑफ द, फॉलिक एसिड और फोलेट कंसिस्ट ऑफ द, आपको फाइंड आउट करना है कि उसमें कौन कौन से रिंग इसमें प्रेजेंट होते हैं, या कौन कौन से इसके चेन होती हैं। तो आपको फोलिक एसिड की बात हो रही है, फोलिक एसिड यानी टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बोलते हैं। टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड ऑप्शन देख लेते हैं, टेरिडीन, पैराअमीनोबेंजोइक एसिड एंड एस्पार्टेट, प्यूरीन, पैराअमीनोबेंजोइक एसिड एंड ग्लूटामेट, टेरिडीन, पैराअमीनोबेंजोइक एसिड एंड ग्लूटामेट, प्यूरीन, पैराहाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड एंड ग्लूटामेट। तो ध्यान दीजिए, जब आप फोलिक एसिड की सिंथेसिस पढ़ते हैं, तो फोलिक एसिड के सिंथेसिस में हमारा पहला यूज होता है टेरिडीन एंड पाबा। टेरिडीन और पाबा मिलकर हमारे बनाते हैं डाइहाइड्रोप्टेरोइक एसिड। डाइहाइड्रोप्टेरोइक एसिड में जब ग्लूटामेट जुड़ता है तब वो हमारा बनाता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड, और वहां पे हमारा एंजाइम लगता है सिंथेटेज, फर्दर रिडक्टेज एंजाइम जो हमारा लगता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, वो DHFA को कन्वर्ट करके क्या बना देता है, THFA। आप थोड़ा सा इसको कोलोजी से रिलेट कर लीजिए, आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो क्या क्या हमें यूज हुआ, पहला टेरिडीन, नेक्स्ट पाबा, देन ग्लूटामेट। अगर टेरिडीन, पाबा और ग्लूटामेट का ऑप्शंस देख के चले तो ऑप्शन में हमको कौन सा मिल रहा है, सी। सो हियर सी इज द राइट ऑप्शन, टेरिडीन, पाबा एंड ग्लूटामेट। फोलिक एसिड की बात करें तो फोलिक एसिड हमारा क्या होता है, विटामिन B9 होता है, B9 को हम क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड। और इसमें हमें क्या क्या मिलता है, टेरिडीन रिंग हमारी मेनली होती है जिसको हम बेस बोलते हैं, बेस हमारा टेरिडीन होता है, पाबा एंड अल्फा ग्लूटामिक एसिड हमारा जुड़ के या फाइनली फोलिक एसिड का सिंथेसिस कराते हैं। और इसका जो एक्टिव फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। अगर इनएक्टिव फॉर्म की बात करें तो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड। डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में रिडक्टेज एंजाइम जब अप्लाई होता है तो हमारा क्या बन जाता है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है, THFA जिसको हम बोलते हैं। दिस इज द एक्टिव फॉर्म। अब आप स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से दीजिए। स्ट्रक्चर है हमारा सबसे पहले टेरिडीन रिंग, दिस इज द टेरिडीन रिंग, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा बेस जो है बेसिकली प्यूरीन न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्पेशल है टेरिडीन। एज वेल एज हियर वी हैव द पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, एंड लास्टली वी हैव द ग्लूटामिक एसिड। सो पाबा, टेरिडीन एंड ग्लूटामिक एसिड, ये तीनों चीजें कंबाइंड स्ट्रक्चर मिलकर हमारा बनाते हैं क्या, फोलिक एसिड। अगर इसका बात करें सबसे एक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, N-methyl tetrahydrofolic acid or called as the folinic acid or citrovorum factor as therapeutic drug to overcome the folate deficiency। अगर फोलेट की कभी डिफिशियंसी होती है यानी फोलिक एसिड की डिफिशियंसी होती है तो फोलिनिक एसिड या सिट्रोवोरम फैक्टर वहां पे अप्लाइड किया जाता है थेरेपेटिक यूज के रूप में। नाउ फंक्शंस की बात करें तो फोलिक एसिड क्या क्या फंक्शंस करते हैं, कन्वर्जन ऑफ सेरीन इनटू ग्लाइसिन, सिंथेसिस ऑफ थायमिडिलेट, कैटाबॉलिज्म ऑफ हिस्टिडीन,
सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन, सिंथेसिस ऑफ मेथियोनिन फ्रॉम होमोसिस्टीन, बहुत जगह हमारा फॉलिक एसिड रोल प्ले करता है। लेकिन अगर मेनली हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म ऑफ हिस्टिडीन इनटू ग्लूटामिक एसिड, हिस्टिडीन से जो हमारा ग्लूटामिक एसिड मेटाबॉलिज्म होता है इज इंपेयर्ड इन फोलेट डिफिशियंसी। अगर फोलेट की डिफिशियंसी है तो हिस्टिडीन से ग्लूटामिक एसिड का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और उस केस में क्या होगा, जो हमारा यूरिनरी एक्सक्रीशन होगा वहां पे हमारा ग्लूटामिक एसिड का एक्सक्रीशन होने लगेगा। और ये ग्लूटामिक एसिड किस फॉर्म में एक्सक्रीट होगा, फॉर्म इम्यूनोग्लूटामिक एसिड, फॉर्म इम्यूनोग्लूटामिक एसिड या फॉर्मिनोग्लूटामिक एसिड के फॉर्म में रिलीज होगा, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं फिग्लू, FIGLU। तो ये जो फिग्लू का डिफिशियंसी किसकी वजह से हुई, जब कभी B9 की डिफिशियंसी होगी तो ग्लूटामिक एसिड का एक्सक्रीशन हमारा किस फॉर्म में होगा, फिग्लू के फॉर्म में एक्सक्रीशन होगा। दिस अकर्स पर्टिकुलरली आफ्टर अ लोडिंग डोज ऑफ द हिस्टिडीन, मतलब जब लोडिंग डोज हिस्टिडीन का ज्यादा होगा तभी हो सकता है। नॉर्मल एडल्ट एक्सक्रीट लेस देन 35 मिलीग्राम फिग्लू इन 24 आवर आफ्टर 5 ग्राम हिस्टिडीन लोड। डिफिशियंसी की बात करें, बहुत आपने पढ़ा हुआ है फॉलिक एसिड डिफिशियंसी से क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और वी कैन से द मैक्रोसिटिक एनीमिया एज वेल एज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी इसको इनटेक करती है, फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी अगर वहां पे होती है प्रेग्नेंट लेडी में, उस केस में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। इसीलिए अगर आप ध्यान दें तो जितनी भी हमारी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको आयरन एंड फॉलिक एसिड के टैबलेट स्पेशली रिकमेंडेड होते हैं, बिकॉज टू reduce the deficiency of the folic acid, तो इसलिए ये अप्लाई किए जाते हैं। Now the next question number 4, excretion of figlu in urine occurs in deficiency of। अभी हमने इसको पढ़ा हुआ है, रिकॉल करके आप ऑप्शंस तुरंत कर सकते हैं कि फिग्लू का एक्सक्रीशन, फिग्लू मींस फॉर्म इम्यूनोग्लूटामिक एसिड का एक्सक्रीशन यूरिन में होता है, किसकी डिफिशियंसी से, फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी, फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9, दैट इज राइट ऑप्शन इज द B, फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, The metal present in vitamin B12, B12 का अगर पूरा नाम हम देखें तो क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, साइनोकोबैलामिन, साइनोकोबैलामिन, बिकॉज यहाँ पे कोबाल्ट होता है इसके न्यूक्लियस में, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कोबैला। यहाँ पे कोबैला का मतलब क्या है, कोबाल्ट। तो अगर हम यहाँ पे मेटल फाइंड आउट करें तो आयरन नहीं, मैग्नीशियम बिल्कुल नहीं, कोबाल्ट यस, कोबाल्ट ऐसे प्रेजेंट होता है, कॉपर नहीं होता। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा, कोबाल्ट। तो आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 यानी साइनोकोबैलामिन, साइनोकोबैलामिन की डिफिशियंसी से हमको क्या होता है, पर्निशियस एनीमिया होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एंटी पर्निशियस एनीमिया विटामिन। इसमें जो हमारे होते हैं टोटल 4 कोरिन रिंग होती हैं, 4 कोरिन रिंग हमारी होती है, यानी पायरोल रिंग इसको बोल सकते हैं, विथ सेंट्रल कोबाल्ट एटम। इसमें सेंट्रल में क्या होता है, कोबाल्ट एटम होता है। एंड एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन B12 का कोएंजाइम हमारा क्या होता है, मिथाइल कोबैलामिन और डीऑक्सी एडिनोसिल कोबैलामिन। मिथाइल कोबैलामिन एंड डीऑक्सी एडिनोसिल कोबैलामिन, दीज आर द एक्टिव फॉर्म ऑफ द एज अ कोएंजाइम ऑफ द विटामिन B12। सोर्स की बात करें तो मीट, एग, डेयरी प्रोडक्ट, फिश। विटामिन B12 एब्सेंट इन प्लांट फूड, प्लांट फूड में विटामिन B12 नहीं होता है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सिंथेसाइज द विटामिन B12। इसीलिए हमें B12 के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया फ्लोरा होते हैं वो विटामिन B12 की सिंथेसिस कराते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, ये है विटामिन B12 का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे देखिए सेंट्रल पे हमको क्या मिल रहा है, कोबाल्ट मिल रहा है, दैट वाई दिस इज हैव द सेंट्रल मेटालिक एटम, दैट इज द कोबाल्ट। और इसमें हमारे अमीनो आइसोप्रोपेनॉल यहाँ पे रिंग जुड़ी, साइड चेन जुड़ी होती है, एज वेल एज डाइमिथाइल बेंजीमिडाजोल, डाइमिथाइल बेंजीमिडाजोल रिंग अटैच होती है साथ में हमारी, एज वेल एज हियर वी हैव द 4 पायरोल रिंग। यहाँ पे हमारी 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट होती हैं, और ये 4 पायरोल रिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द साइनोकोबैलामिन। फंक्शंस की बात करें तो आइसोमराइजेशन ऑफ द मिथाइल मेनोनिल टू सक्सिनाइल कोए, जब हमारा मेलोनिल कोए सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट होता है तो वहां पे हमारा आइसोमराइजेशन जो होता है वहां पे इसका रोल प्ले होता है, एज वेल एज कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन इनटू मेथियोनिन। ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज मेथियोनिन हमारा जो होता है ये दोनों हमारे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में आते हैं, और इनके कन्वर्जन हमारा किसके प्रेजेंस में होता है, विटामिन B12 की प्रेजेंस में होता है। डिफिशियंसी से हमें पर्निशियस एनीमिया होता है मेनली, लेकिन लिटिल अमाउंट में मेगालोब्लास्टिक
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। लेकिन अगर कभी आपसे कंफ्यूजन के हिसाब से क्लियर करने के लिए याद रखिए, B9 की डिफिशियंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड B12 की डिफिशियंसी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। टेस्ट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, विटामिन B12 के लिए टेस्ट हम करते हैं जिसको हम बोलते हैं शिलिंग टेस्ट। शिलिंग टेस्ट इज अ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन यूज्ड फॉर द पेशेंट विद विटामिन B12 डिफिशियंसी। अगर किसी पेशेंट में विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए किया जाता है शिलिंग टेस्ट किया जाता है। एंड दिस इज यूज्ड फॉर टेस्ट यूज्ड फॉर डिटरमाइन हाउ वेल द पेशेंट इज एबल टू एब्जॉर्ब B12 फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखिए हमने बात किया कि हमारे जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है वो विटामिन B12 की सिंथेसिस तो कर देते हैं, लेकिन विटामिन B12 का एक्चुअली एब्जॉर्प्शन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज हमारा विटामिन B12 है, B है वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है तो उसका एब्जॉर्प्शन इजीली नहीं होता है, इसलिए वहां पे हमारे कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर कैसे एब्जॉर्प्शन करा पा रहे हैं, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, इन्हीं सारी टेस्टिंग के लिए सबसे पहले ये टेस्ट आइडेंटिफाई किया गया था रॉबर्ट एफ शिलिंग के द्वारा, इसलिए इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, शिलिंग टेस्ट बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हियर वी हैव विटामिन B12 has a complex ring structure, कोरिन रिंग। जो हमारे कोरिन रिंग है, 4 कोरिन रिंग होती हैं, consist of 4। हमने बात किया 4 जो हमारी कोरिन रिंग होती है वो क्या होती हैं, अभी मैंने पॉइंट आउट किया है। ऑप्शंस देखिए, आप खुद आंसर करिए। प्यूरिन जी नहीं, पायरिमिडीन जी नहीं, पायरोल करेक्ट, पेरिडीन नहीं। तो ये राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, पायरोल। जो हमारे 4 साइड कोरिन रिंग होती है उनको कौन सी रिंग होती है, पायरोल रिंग होती है। सो राइट ऑप्शन हियर इज द पायरोल रिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 कैन बी डायग्नोस्ड बाय। कौन सा टेस्ट अप्लाई करते हैं विटामिन B12 की डिफिशियंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑप्शंस देखिए, तुरंत टिक मारिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कार्ड प्राइस रिएक्शन जी नहीं, कार्ड प्राइस रिएक्शन नहीं होता है। MSSA नहीं, वॉटसन स्वर्ट्स टेस्ट बिल्कुल नहीं, सिलिंग टेस्ट यस। हियर विटामिन B12 की डिफिशियंसी के टेस्ट के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, रॉबर्ट एफ शिलिंग द्वारा दिया गया सिलिंग टेस्ट। सो हियर राइट ऑप्शन इज द D, that is the Swelling test. Question number 8. A deficiency of vitamin B12 causes। B12 की डिफिशियंसी से क्या होता है, ऑप्शंस पे चले। स्कर्वी जी नहीं, स्कर्वी हमारी विटामिन C की कमी से होती है। रिकेट्स नहीं, विटामिन डी की कमी से होती है। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होती है। बेरी विटामिन B1 की डिफिशियंसी से होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी विटामिन B12 की डिफिशियंसी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया होती है। नाउ द नेक्स्ट 9 क्वेश्चन नंबर, द स्ट्रक्चर ऑफ विच विटामिन रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कई बार डिफरेंट फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि कौन सा विटामिन है जिसका स्ट्रक्चर हेक्सोज के स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है, रिजेंबल्स होता है। ऑप्शंस विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, नन। मैं आपको यहां क्लियर कर दूं, विटामिन ए में आयोनिन रिंग होती है तो उसको कोई मतलब नहीं है। विटामिन के में नेफ्रोक्विनोन रिंग होती है, उसका भी कोई मतलब नहीं है। विटामिन ए का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, सॉरी विटामिन सी का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है थ्रू लाइक द hexose. So here right option is the C, that is the vitamin C structure is similar to the hexose. कैसे, आप ये स्ट्रक्चर देखिए क्लियर हो जाएगा। विटामिन सी, इसको हम क्या बोलते हैं, हेक्सोज डेरिवेटिव रिजेंबल्ड एज मोनोसैकेराइड। ये हेक्सोज की तरह सो होता है, दैट्स व्हाई रिजेंबल्ड एज द हेक्सोज डेरिवेटिव। आल्सो नोन एज द एस्कॉर्ब्यूटिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड तो बोलते ही है, साथ में एस्कॉर्ब्यूटिक एसिड फैक्टर भी बोलते हैं, बिकॉज एस्कॉर्बिक एसिड एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए which vitamins act as the reducing agent, तो आपका ऑप्शंस क्या होगा तुरंत, only vitamin C is reducing agent, while oxidizing agent हमने बहुत सारे पढ़े हुए, एंटीऑक्सीडेंट हमने पढ़े हुए हैं वहां पे, लाइक टोकोफेरॉल, वहां पे हमने बात किया था, तो वो हमारे क्या है, विटामिन ई जो हमारे होते हैं मेनली, वो हमारे इसमें आते हैं। नाउ द नेक्स्ट, most animals synthesized vitamin C from glucose by uronic acid pathway। maximum animal vitamin C की synthesis uronic acid pathway के थ्रू कर सकते हैं, but humans do not have the enzyme gluconolactone oxidase। gluconolactone oxidase human में नहीं पाया जाता, इसकी वजह से विटामिन सी की सिंथेसिस ह्यूमंस नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमको डेली रिक्वायरमेंट में, डेली डाइटरी में उसको चाहिए, और कितना चाहिए,
60 to 70 mg पर डे, एक दिन में हमको 60 to 70 mg विटामिन सी की नीड होती है। और इसके लिए सबसे अच्छा इसका सोर्स क्या होता है? सिट्रस फ्रूट। जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट है, नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है, जितनी भी सारी चीजें हमारे सिट्रस फ्रूट जो भी हैं, उन सब में विटामिन सी बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। अब अगर इस स्ट्रक्चर की बात की है, देखिए एल एस्कॉर्बिक एसिड, अगर आप इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिजेंबल करिए, माफ कीजिएगा, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिजेंबल करिए तो आपको हेक्सोज से मैच होता हुआ मिल जाएगा। हियर वी हैव द CH2OH, हियर CHOH, हियर वी हैव द 1 and 4 का हमारा O बॉन्ड का एडिशन हो जाता है, एज वेल एज हियर वी हैव द 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये हमारे डिफरेंट हेक्सोज रिंग से मैच हो जाते हैं। आप उसको स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर हम फंक्शन की बात करें तो विटामिन सी का फंक्शंस क्या होता है? कोलेजन फॉर्मेशन, स्टेरॉइड सिंथेसिस, एड्रेनालिन सिंथेसिस, एब्जॉर्प्शंस ऑफ आयरन, एस्कॉर्बिक एसिड इज वाटर सॉल्युबल, एंटीऑक्सीडेंट। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। दिस इज द ओनली वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट। प्रिवेंट कैंसर, हार्ट डिजीज। और डिफिशियंसी से क्या होता है? स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है? प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेशन रिक्वायर्स ascorbic acid, that is vitamin C. In the absence of the ascorbic acid in human come from the resulting defect in hydroxylation of proline residue of collagen with reduced stability of collagen molecule causing scurvy। बहुत सिंपल करके मैं आपको समझाता हूँ, इसमें मत जाइए। होता क्या है स्कर्वी हमारे लिए? क्या होता है स्कर्वी? विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। क्यों होता है स्कर्वी? इसके लिए समझिए। एक एंजाइम हमारा होता है प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेज, प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेज ये एंजाइम होता है, और इस एंजाइम की प्रॉपर एक्टिविटी के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। अगर विटामिन सी प्रॉपर नहीं है तो ये प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिविटी नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो कोलेजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, स्टेबिलिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और वो रिड्यूस होने की वजह से ही जो डिजीज डेवलप होगी उसको हम क्या बोलेंगे? स्कर्वी बोलेंगे। और इसके लिए जो हमारा अदर डिफिशियंसी डिजीज होंगी, बोर्लो सिंड्रोम एंड पुअर वुंड हीलिंग। अगर डिफिशियंसी है विटामिन सी की तो हमारा जो वुंड है उसका फिलिंग या उसकी हीलिंग बहुत इजी नहीं होगी। दैट्स व्हाई दीज आर द डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, Which of the following vitamin is required for collagen synthesis? Options आप देखते ही तुरंत टिक करना है। Ascorbic acid करेक्ट, निकोटिनिक एसिड जी नहीं, पेंटोथेनिक एसिड नहीं, फोलिक एसिड नहीं। So right option here is the A, that is the vitamin C. Ascorbic acid is required for the collagen synthesis. Now the next question number 11. In scurvy, the main defect lies in options we have defective formation of hydroxyproline, inability of bind sugar with asparagine residue, inadequate non-covalent linkage between the individual, inadequate cross-linking of the ट्रोपोकैलोजन फाइबर। हमने अभी बात किया स्कर्वी में क्या होता है? प्रोलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। सो हियर डिफेक्टिव फॉर्मेशंस ऑफ द हाइड्रोक्सिल प्रोलिन। राइट ऑप्शन इज द ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, which of the following coenzyme is not derived from vitamins? हमने बात किया कि हमारे जो विटामिन्स होते हैं और मेनली बी कॉम्प्लेक्स, जितने भी बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स होते हैं सब कोएंजाइम के रूप में एक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सा कोएंजाइम है जो विटामिन से डिराइव्ड नहीं होता है, आपको ये फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस, कोएंजाइम ए, यस इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द B5, TPP, thiamine pyrophosphate, derived from the B1, pyridoxal phosphate, yes, derived from the B6, coenzyme Q, no, not such type of coenzyme any there, so this is not derived from the vitamins। तो इसको हम clearly कह सकते हैं coenzyme Q is not derived from the vitamins। right option is the D here। अगर बात करें कौन कौन से हमारे B कॉम्प्लेक्स में विटामिन्स और उनके कौन सा कोएंजाइम फॉर्म होता है, तो एक बार क्विक रिवीजन में ले लेते हैं। B1 थायमिन का कोएंजाइम फॉर्म थायमिन पायरोफॉस्फेट, और इनका मेनली फंक्शंस क्या होता है? ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस एज वेल एज डीकार्बोक्सिलेशन एंड ट्रांसकीटोलेज रिएक्शंस कैरिड आउट कराते हैं। B2 की बात करें, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन में FMN एंड FAD, दीज टू आर एंजाइम्स एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। बहुत अच्छे से इनको दिमाग में बैठा लीजिए। B3 नियासिन, यस नियासिन coenzyme are NAD and NADP. These are also involved into the oxidation and reduction reactions. Next, B5 pentothenic acid, and coenzyme of the pentothenic acid is the coenzyme A. coenzyme A जहां भी अप्लाइड होगा आप ये फाइंड आउट करिएगा किससे डिराइव्ड होकर रखा है? B5 से। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? कैरियर ऑफ द एसाइल, एनी एसाइल, एसिटाइल, एनीथिंग विल बी द कैरियर प्रोटीन फॉर द एसाइल और एसिटाइल।
B6 की बात करें यानी पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन्स का हमारा जो कोएंजाइम फॉर्म होता है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट होता है और ये क्या करते हैं, ट्रांस एमिनेशन, डी एमिनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, ट्रांस सल्फ्यूरेशन, ये डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं ये कैटालाइज कराते हैं कौन, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। B7 बायोटिन, बायोटिन हैव द कोएंजाइम फॉर्म बायोसिटिन एंड इट इन्वॉल्व इनटू द कार्बोक्सिलेशन। जहां भी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है और वहां पे जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वहां पे हमारा कोएंजाइम कौन एक्ट करेगा, बायोसिटिन, और क्या हेल्प करेंगे, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। B9 फोलिक एसिड, कोएंजाइम टेट्राहाइड्रोफोलेट एंड इट इन्वॉल्व इनटू द कैरियर ऑफ वन कार्बन ग्रुप। Next, B12, vitamin B12, cyanocobalamin, and its coenzyme form is the methylcobalamin and desoxyadenosyl-cobalamin. It involved into the transfer of the methyl group. जहां भी isomerization हो रहा होगा as well as the methyl group transfer, वहां पे हमारे ये coenzyme involve होते हैं. So these are the different coenzyme derived from the vitamins. Now the next question number 13. Both folic acid and methylcobalamin यानी B9 and B12 are required इन दोनों का रोल किसमें होता है, दोनों किसके लिए जरूरी हैं, फॉस्फोराइलेशन जी नहीं, डीएमिनेशंस नॉट एट ऑल, methylations of homocysteine to methionine, yes, methylation of homocysteine methionine दोनों के लिए हमारा folic acid and methylcobalamin दोनों जरूरी हैं। conversion of pyruvate to acetyl CoA नहीं जी, यहाँ पे acetyl CoA का यानी पेंटोथेनिक एसिड का यूज होगा, means here right option will be the C, methylation of homocysteine to methionine। थोड़े से इसके बारे में बात कर लें, folic acid और विटामिन B12 के बारे में, इनका फंक्शन क्या क्या होता है। folic acid functions conversion of serine to glycine, synthesis of thymidylate, catabolism of histidine, synthesis of purine as well as synthesis of methionine from homocysteine। while अगर B12 की बात करें तो पहला तो हुआ आइसोमराइजेशन, क्योंकि वहां मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर करेंगे, मिथाइल मेलोनिल कोए टू सक्सिनाइल कोए, वहां पे रोल प्ले करेंगे, एंड कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू मेथियोनिन, मतलब ये दोनों हमारे विटामिन ऐसे हैं जो कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू मेथियोनिन में हेल्प करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, the three vitamins which are especially required for proper nerve function, nerve function के लिए मींस ब्रेन के लिए हमारे कौन कौन से विटामिन मेनली इन्वॉल्व होते हैं, तो ये तीनों हमारे आते हैं फ्रॉम द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से। पहला हमारा आता है थायमिन, दूसरा हमारा आता है B6 यानी पायरिडॉक्सिन, एंड नेक्स्ट हमारा आता है the three vitamins which are specially required for proper nerve function। कौन कौन से विटामिन है जो नर्व फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं या ब्रेन के लिए हमारे रिक्वायर्ड है। ऑप्शंस पे चलें, थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन, फॉलिक एसिड एंड कोलिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन एंड पेंटोथेनिक एसिड, थायमिन, पायरिडॉक्सिन एंड B12। एक चीज आपको क्लियर कर दूं, हमारे ब्रेन के लिए हमने बात किया था कि थायमिन यानी B1 की डिफिशियंसी से वेर्निक कर्स्कॉफ सिंड्रोम होता है, जहां पे ब्रेन इंसेफेलोपैथी की बात करते हैं, यानी थायमिन इज नेसेसरी फॉर द ब्रेन फंक्शनिंग। पायरिडॉक्सिन, यस, पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसकी डिफिशियंसी से इंड्यूस हो जाती है, तो पायरिडॉक्सिन भी जरूरी है, एज वेल एज विटामिन B12 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो हियर राइट ऑप्शन विल बी द D, दैट इज द थायमिन, पायरिडॉक्सिन एंड B12। These are the three vitamin B complex which are very essential for the proper brain functioning। अगर इन तीनों के हम फंक्शन की बात कर लें, थायमिन का काम क्या है, थायमिन इज द यूज इनटू द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रेन फंक्शन, और मेनली काम क्या होता है, जो भी हमारे ब्रेन में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है, मींस दीज आर द इन्वॉल्व इनटू द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, जो हमारे ब्रेन में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है वहां पे हमारे थायमिन इज वेरी एसेंशियल एंड थायमिन हमारा वहां पे रिक्वायर्ड होता है। सिमिलर अगर हम पायरिडॉक्सिन की बात करें, पायरिडॉक्सिन भी हमारा जरूरी होता है, ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसकी डिफिशियंसी से ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं, और ये क्या करते हैं, मेनली माइलिन की सिंथेसिस कराने के लिए हेल्प करते हैं, और इसका बहुत ही ज्यादा हम अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हो सकती है, तो इसका बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें B12 यानी विटामिन B12 साइनोकोबैलामिन, इट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस एंड मेंटेनेंस ऑफ द माइलिन, जो हमारी माइलिन शीथ होती है नर्व में, उसके लिए सिंथेसिस एज वेल एज मेंटेनेंस के लिए हमारा B12 रिक्वायर्ड होता है। तो ब्रेन फंक्शनिंग के लिए तीन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से रिक्वायर्ड है, B1, B6 एंड B12। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रिकर्सर ऑफ कोएंजाइम A,
बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कोएंजाइम ए। यहां पे आपको एक चीज समझ में आ गया, कोएंजाइम है तो हमको कहां पे जाना है, सीधे बी कॉम्प्लेक्स में चलते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में अब देखें यहां पे ऑप्शन में हमें सारे मिल गए। फोलिक एसिड का कोएंजाइम क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है। थायमिन का थायमिन पायरोफॉस्फेट होता है। राइबोफ्लेविन का एफएमएन एंड एफएडी होता है। वाइल पेंटोथेनिक एसिड यानी पेंटोथेनेट का हमारा जो होता है वो होता है कोएंजाइम ए। सो हियर राइट ऑप्शन विल बी द डी, that is the precursor for the coenzyme is the pentothenate. coenzyme A की बात कर लें, coenzyme A is an important cofactor for the many cellular functions. cellular functions के लिए हमारे coenzyme A बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और सिमिलरली अगर हम बात करें B5 यानी पेंटोथेनिक एसिड पेंटोथेनेट होता है जो हमारे coenzyme A के बायोसिंथेसिस के लिए प्रिकर्शन में हेल्प करता है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द विटामिन्स। आई होप सो you will like this series. With this, thank you.